अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निम्रा और मेरा टॉपिक क्या है फूड प्रिजर्वेशन इन रेडिएशन। और इसके जो कंटेंट्स हैं वो है फूड प्रिजर्वेशन इन रेडिएशन, इसका इंट्रोडक्शन, इसके सोर्सेज, फिर फूड प्रिजर्वेशन इन रेडिएशन के जो प्रोसेसेस होते हैं वो उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस और इसके बाद एक्सपायरी को डिस्कस करूँगी मैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ फूड इरेडिएशन? Food irradiation is a process and preservation technique which has similar results to freezing or pasteurization. Food irradiation और जो है ना ये एक process है, एक preservation technique है जो कि somewhat similar है freezing और pasteurization के. During this procedure, the food is exposed to doses of ionization energy or radiation. जब इसका process होता है तो फूड को जो है ना आयनाइजिंग एनर्जी या किसी भी रेडिएशन के एक स्पेसिफिक डोज पे ना इसको गुजारा जाता है उन रेडिएशन में से। एट लो डोजेस रेडिएशन एक्सटेंड्स अ प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ और एट हायर डोजेस ये जो प्रोसेस है हायर डोजेस पे इंसेक्ट्स को मारता है, मोल्ड्स को, बैक्टीरिया और जो दूसरे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करता है ये। जो recent research है food irradiation की, considerable scientific research over the past 5 decades indicates that food irradiation is a safe and effective form of processing. मतलब सुना है कि जो रेडिएशन वगैरह होती है जो फूड की प्रिजर्वेशन में यूज होती है वो हार्मफुल होती है, लेकिन सारी मतलब इस तरह से नहीं होती। जो मेनली फूड प्रिजर्विंग में यूज होती है फूड प्रिजर्वेशन में, वो मतलब उनकी डोजेज सेट की जाती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती। फूड irradiation has been approved in many countries, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, चाइना वगैरह में ये जो है ना अप्रूव्ड है और बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी अप्रूव्ड है। There is a common misconception that irradiation food is radioactive. The radiation used to process foods is very different from the radioactive fallout that occurs after, for example, a nuclear accident. जैसे मैंने पहले बताया कि एक मिसकंसेप्शन है कि रेडिए जो फूड है ये रेडियोएक्टिव होता है, लेकिन जो इसमें जो रेडिएशन यूज होती है ना इस प्रोसेस में फूड की वो डिफरेंट होती है दूसरी रेडियोएक्टिव से। In food processing, the radioactive sources permitted do not generate gamma, electrons or X-rays. फूड प्रिजर्व में ये जो इसके प्रोसेस में जो रेडियोएक्टिव जो सोर्सेज यूज होती हैं वो गैमा रेज, इलेक्ट्रॉन या एक्सरेज जो है ना वो नहीं जनरेट करती हैं। नो रेडियोएक्टिव एनर्जी रिमेन्स इन द फूड आफ्टर ट्रीटमेंट, इसलिए फिर ये हार्मफुल नहीं होती ह्यूमन बॉडी के लिए। नेक्स्ट इसके सोर्सेज हैं। Food irradiation involves the use of either high-speed electron beam or high-energy radiation with wavelength smaller than 200 nanometers. Food irradiation में जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम्स और हाई एनर्जी रेडिएशन यूज होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 200 नैनोमीटर से लेस होती है या फिर 2000 एंगस्ट्रॉम से। फॉर एग्जांपल एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं। दीज रेज कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स और फिर आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स जो इसके जो पाथ में आते हैं। The two common sources of high energy radiation used in the food industry are cobalt 60 and cesium 137। दो कॉमन सोर्सेज हैं जो हाई एनर्जी रेडिएशन में यूज होते हैं फूड इंडस्ट्री में, वो कोबाल्ट 60 है और cesium 137 है। For the same level of energy, gamma rays have a greater penetrating power। gamma rays की ज़्यादा penetrating power होगी फूड में than high speed electrons. The unit of absorbed doses of radiation by a material is denoted as a gray, 1 gray being equal to absorption of 1 joule of energy by 1 kilogram of food। जैसे कि 1 किलोग्राम ऑफ फूड है उसमें जो है 1 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये 1 जूल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है ये उसके इक्वल ये ग्रे है जो कि एक यूनिट है एब्जॉर्ब रेडिएशन के, ये यूनिट है ग्रे। Next, food irradiation involves the use of either high-speed electron beams or high radiation with wavelengths smaller than 2 nanometers.
और 200 एंगस्ट्रॉम्स। सेम है। The unit of absorbed dose of radiation by a material is denoted as a gray, 1 gray being equal to the absorption of 1 joule of energy by 1 kilogram of food. फूड इरेडिएशन प्रोसीजर, इसमें जो जो प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं मैं वो आगे डिस्कस करती हूँ. The food is exposed to ionizing radiation either from gamma rays or high energy electron beam of powerful X-rays. Gamma rays and X-rays are a form of radiation that shares some characteristics with microwaves but with much higher energy and penetration. जो फूड होता है जब हमने उसको प्रिजर्व करना होता है तो हम उसको एक्सपोज करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन में. ये गैमा रेज की फॉर्म में भी हो सकती है या हाई इलेक्ट्रॉन बीम, हाई इलेक्ट्रॉन बीम भी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकती है. ये बड़े पावरफुल एक्स्ट्राज हो सकते हैं. जो इसमें गैमा रेज और एक्सरेज है ना, उनकी जो रेडिएशन है ना वो सिमिलर है, कुछ सिमिलर है माइक्रोवेव से, लेकिन माइक्रोवेव से भी ज्यादा ये जो है ना हायर एनर्जी और पेनिट्रेटिंग होती है, हाई पेनिट्रेटिंग होती है. The rays pass through the food just like microwaves in a microwave oven. जिसमें से रेज जब प्रोसीजर में जब हम एक्सपोज करते हैं फूड को रेडिएशन में, तो इसमें से जो है ना रेज पास होती है, जैसे माइक्रोवेव में जब हम फूड रखते हैं तो उसमें से जो है रेज पास होती है. बट द फूड डज नॉट हीट अप टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. एक्सपोजर टू gamma rays does not make food radioactive. इसलिए फिर जब जब हम एक्सपोज करते हैं गैमा रेज में फूड को अपने को, तो ये हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पे है कि एक्सपोजर टू गैमा रेज डज नॉट मेक फूड रेडियो एक्टिव. ये रेडियो एक्टिव नहीं करता फूड को. इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी which can be switched on or off and they do not require radioactive material. In both cases, organisms that are responsible for spoiling foods, such as insects, molds, and bacteria, including some important food poisoning bacteria, can be killed. इसे हम जो है छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम किल कर सकते हैं. Irradiation has both direct and indirect effects on biological materials. उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी होते हैं जो हमारी फूड है उस पे. द डायरेक्ट इफेक्ट्स आर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ रेडिएशन. सबसे पहले हम डायरेक्ट इफेक्ट की बात करेंगे कि ये कैसे होता है. तो इसमें जो मेन होता है सबसे पहले वो कोलिजन ऑफ रेडिएशन विद एटम्स रिजल्टिंग इन एन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब कोलाइड करते हैं आपस में एटम्स रेडिएशन के, तो वो इजेक्ट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं एटम से. द इनडायरेक्ट इफेक्ट आगे जो है, द इनडायरेक्ट इफेक्ट आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. जब अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसको कैरी कर लेते हैं ड्यूरिंग द रेडियोलाइसिस, रेडिएशन इंड्यूस्ड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इसमें वाटर रेडियोलाइसिस की बात की गई है. इसका मतलब है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू आयनाइजिंग रेडिएशन. The radiolysis of water molecules produces hydroxyl radicals. ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है जो इंटरेक्ट करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से जो फूड के अंदर होती है, फूड के अंदर प्रेजेंट होती है. The product the products of these interactions cause many of the characteristics associated with the spoilage of food, such as off flavor and off odor. जैसे जब भी रेडियोलाइसिस होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है. जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स है ना, ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है जो कि हमारी फूड की प्रिजर्वेशन में ना स्पॉइलेज कर देती है, फूड को स्पॉइल कर देती है. स्पॉइल कैसे करती है? या तो उनके फ्लेवर्स को जो है वो चेंज कर देती है, बिटर कर देती है, या उसके फ्लेवर्स को खराब कर देती है, उसकी स्मेल को खराब कर देती है. इस तरह से जो है ना ये इफेक्ट करते हैं. इसके बाद है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट.
The bactericidal जो bacteria killing है, effect of ionizing radiation is due to damage of biomolecules of bacterial cells. The free radicals produced during irradiation may destroy or change the structure of cellular membranes. जो फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में, रेडिएशन में, ये जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन्स को, बैक्टीरिया की सेलुलर मेम्ब्रेन्स को. इन एडिशन रेडिएशन कॉजेज इरिवर्सिबल चेंजेस. तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस जो है इसमें अकर होती है ड्यू टू द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स डीएनए और आरएनए. बैक्टीरियल सेल के डीएनए और आरएनए में जो है ना उनकी न्यूक्लिक एसिड जो मॉलिक्यूल है उनको चेंज कर देती है, इन inhibiting their ability to grow. Pathogenic bacteria that are unable to produce resistant endospores in food such as poultry, meats, and seafood can be eliminated by radiation doses of 3 to 10 kilograms. जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो तो अनेबल होता है अपने वो रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो जिसमें ये पोल्ट्री आ जाती है, मीट, कोई भी सी फूड. तो इनमें जो रेडिएशन डोजेज यूज होती है, इनके ऊपर जो यूज होती है इनको प्रिजर्व करने के लिए, वो 3 to 10 किलोग्राम होती है. इफ द डोज ऑफ रेडिएशन इज टू लो, अगर इसकी प्रिजर्वेशन में हम प्रोसीजर में रेडिएशन को है वो हम लो रखते हैं ना, then the damaged DNA can be repaired by specialized enzymes. तो हम डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं. If oxygen is present during irradiation, अगर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो आर मोर रेडिली डैमेज्ड. द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रेडियोलिसिस जो लिपिड्स का है लीड्स टू क्लीवेज of the interatomic bonds in the fat molecules, producing compounds such as carbon dioxide, alkanes, alkenes, and aldehydes. In addition, lipids are highly vulnerable to oxidation by free radicals, a process that yields peroxides, carbonyl compounds, alcohols, and lactose. The consequent, the consequent rancidity resulting from the irradiation of high-fat foods is highly destructive to their sensory quality. To minimize such harmful effects, fatty foods must be vacuum packaged and held at sub-freezing temperatures during irradiation. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इरेडिएशन के प्रोसेस में जो है बैक्टीरिया को हम मतलब ज़्यादा किल कर सकते हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है ना वो जो लिपिड्स है लीड्स टू क्लीवेज ऑफ द इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स इन द फैट्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं कंपाउंड्स को, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने. आगे इसमें कि the consequent rancidity results from the addition of high fat foods is highly destructive to their sensory quality. इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए जो है हम जो करते हैं फैटी फूड्स को जो है ना वैक्यूम पैकेज करना होता है कि उसमें कोई भी मतलब एयर जो है, कोई भी जो है कोई पार्टिकल कुछ भी इस तरह का जो है ना वो बीच में ना हो, वो वैक्यूम पैकेज्ड हो. ठीक है, और उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना वो भी हाई होना चाहिए इसमें. प्रोटीन्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिग्रेडेड एट लो डोजेस. प्रोटीन्स को हम डिग्रेड नहीं कर सकते लो डोजेस पे. फॉर दिस रीजन radiation does not inactive the enzymes involved in food spoilage, as most enzymes survive doses up to 10 kilograms. अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे डोज को 10 किलोग्राम से ज़्यादा तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचुरेट हो सकते हैं, डीनेचर हो सकते हैं. On the other hand, a large carbonate molecules that provide structure to foods are depolymerized, broken down by irradiation. On the other hand, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर फूड को, तो इनकी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है इसके इरेडिएशन के प्रोसेस में,
विटामिन ए, ई एंड B1, जिसको हम थायमिन भी कहते हैं, ये भी सेंसिटिव टू इरेडिएशन है। और द न्यूट्रिशनल लॉसेस ऑफ अ फूड प्रोडक्ट आर हाई इफ एयर इज नॉट एक्सक्लूडेड ड्यूरिंग इरेडिएशन। जैसे वहाँ पीछे था कि ऑक्सीजन की जो है वो उसको, जो भी हम प्रोडक्ट जो पैक करते हैं, ठीक है, वो वैक्यूम पैकेज होना चाहिए। इसमें कोई भी पार्टिकल या कोई भी मतलब एयर किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, वरना पे जो है वो फूड जल्दी खराब हो सकता है। Irradiation process involves passing the food through a radiation field at a set speed to control the amount of energy or dose absorbed by the food. Under controlled conditions, the food itself should never come into direct contact with the radiation source. जब इरिडेशन प्रोसेस होता है तो इसमें जो फूड में जो रेडिएशन जो पास की जाती है, या फूड को जब एक्सपोज किया जाता है रेडिएशन पे, तो उसकी उन रेडिएशंस की जो है स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, उसकी स्पीड को, उन रेडिएशंस की स्पीड को सेट किया जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी जो डोज है वो फूड एब्जॉर्ब कर सकता है, कि मतलब कितनी डोज एब्जॉर्ब करेगा तो वो ठीक से प्रिजर्व रह सकता है। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, जब कंट्रोल्ड स्पीड हो, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, जो हम रेज पास जिन रेज से हम फूड को पास कर रहे होते हैं, the food itself should never come into direct contact with the radiation source. Based on the experimental findings, जब इसके ऊपर experiments किए गए WHO, FAO और IAEA के, Codex has set out the maximum absorbed dose delivery of food should not exceed 10 किलोग्राम। जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उसमें जो पता चला था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि फूड को कभी भी 10 किलोग्राम से ज़्यादा की डोज से 10 किलोग्राम की डोज से ज्यादा जो है ना वो फूड को एक्सपोज नहीं कर सकते इन रेडिएशंस के आगे। द एनर्जी लेवल ऑफ एक्सरेज एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट फ्रॉम मशीन सोर्सेज ऑपरेट एट और बिलो 5 MeV micro electron volt and 10 MeV respectively, in part to prevent induced radioactivity in the irradiated food. The primary chemical reaction that occurs during the irradiation of food is production of hydrogen and hydroxyl radicals from water. These radicals may then combine to form water or hydrogen peroxide, or they may react with components of food to form secondary radicals. The primary chemical reaction है जो अकर होता है इरेडिएशन में, ये प्रोडक्शन होती है हाइड्रोजन की इसमें और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स की वाटर से। These radicals may then combine to form water और हाइड्रोजन peroxide। जब ये रेडिकल्स जो कंबाइन होते हैं जब, तो ये वाटर या हाइड्रोजन peroxide फॉर्म करते हैं, और दे में रिएक्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ फूड, या फिर ये फूड के कंपोनेंट से रिएक्ट कर जाते हैं और सेकेंडरी जो रेडिकल है वो फॉर्म होते हैं। The production of this primary food and secondary free radicals has raised concern over the potential for harm posed by these reactive hydrolytic products. Irradiation of fat-containing food generates a family of molecules, namely 2-alkyl butanones that result from the radiation-induced breakage of triglycerides. जब रेडिएशन होती है फूड फैट कंटेनिंग फूड की, तो ये जनरेट करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को जिनका नाम है 2-alkyl साइक्लोब्यूटानोन्स, जो रिजल्ट करते हैं रेडिएशन से, जिनमें ब्रेकेज होती है ट्राइग्लिसराइड्स की। 2-alkyl butanones जो है have been found exclusively in irradiated fat containing food and have never been detected। उसके बाद ये कभी भी डिटेक्ट नहीं हुए इन नॉन इरेडिएटेड फूड्स। ये इरेडिएटेड फैट कंटेनिंग फूड में डिटेक्ट हुए, लेकिन
नॉन इरेडिएटिंग फूड में ये डिटेक्ट नहीं हुआ अब तक, which is treated by other food processes. Thus, these compounds were considered to be unique markers for food irradiation. In irradiated foods, level of 2-alkyl cyclobutanones generated is proportional to fat content and absorbed dose. Depending on the dose absorbed, the concentration of 2-alkyl butanones is in irradiated food range from 0.2 to 2 microgram per gram of fat. इसके बाद इसकी एविडेंस सजेस्ट करता है दैट इन डोज अप टू 1 किलोग्राम न्यूट्रिएंट जो है वो लॉस हो जाते हैं, और लो डोज जो होती है वो 1 किलोग्राम होती है, इस पे न्यूट्रिएंट जो है फूड में से वो लॉस होते हैं। जब मीडियम पे हम डोज की रेंज रखते हैं जो कि 1 to 10 है, 1 to 10 ये मीडियम रेंज होती है, इसमें लॉस ऑफ वाइटामिन भी हो सकता है, जरूरी नहीं लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है। सच लॉस में बी मिनिमाइज्ड, इसको इस लॉस को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं बाय एक्सक्लूजन ऑफ एयर ड्यूरिंग इरेडिएशन एंड स्टोरेज। इस लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जब भी हम फूड को रेडिएशन से पास करवा रहे होते हैं, एक्सपोज करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे एयर जो है ना, हम उसको एक्सक्लूड करते हैं किसी भी तरह से। सिंस डोजेस ग्रेटर देन 10 किलोग्राम आर अप्लाइड इन कॉम्बिनेशन विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग, जब हमने 10 किलोग्राम जो कि हाई डोज है उसको अप्लाई करना हो, तो उसके लिए जब हमने हाई डोज अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमने ज़रूरी होता है कि टेम्परेचर को बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रखें, जिससे फिर जो लॉस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो कम होती है देन दैट एक्सपीरियंस्ड इन द मीडियम डोज रेंज। नेक्स्ट एक्सपायरी है, जो कि हम बहुत कम जानते हैं इसका असल मतलब, कि एक्सपायरी होती क्या है, और इसके एक प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर अगर हो जाए तो उसके क्या बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं, वो क्या चेंजेस लेके आती है। रियल मीनिंग ऑफ एक्सपायरी, एज द इरेडिएशन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि इरेडिएशन जो है, जब भी हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम रेडिएशन से पास करते हैं, सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो उससे जो शेल्फ लाइफ होती है फूड की, हम उसको जो है वो बढ़ाते हैं, हम फूड को प्रिजर्व करते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक रह सके और हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकें। बट इफ फूड इज नॉट irradiated then food can be expired in short time, और अगर हम फूड को लो डोजेस पे भी रखते हैं या हाई डोजेस पे भी रखते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक शेल्फ लाइफ होती है, मतलब एक टाइम होता है कि हम इस टाइम तक किस चीज़ की शेल्फ लाइफ है, इस इसके बाद जो है ये इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो गिर जाएगी, या इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है, इसकी जो वाइटामिन है, इसके अंदर एंजाइम है, वो डी नेचर हो सकते हैं। एक्सपायरी ऑफ फूड मीन्स द फूड लॉस्ट इट्स क्वालिटी। एक्सपायरी ऑफ फूड का मतलब है कि फूड अपनी क्वालिटी लॉस कर देता है, उसके अंदर जो वाइटामिन है जैसे मैंने बताया वो अ, मतलब खराब हो सकते हैं, जो उसकी स्मेल है वो खराब हो सकती है, जो उसका टेस्ट है वो खराब हो सकता है, और इसकी सेफ्टी भी, एंड वी शुड नॉट यूज इट, तो फिर हमें यूज नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह की कोई भी एक्सपायर्ड चीज खाएंगे तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग एक्सपायर्ड फूड्स, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और ये मोस्ट कॉमन होती है, और सिम्टम्स जो होते हैं फूड पॉइजनिंग के इंक्लूड स्टमक क्रैम्प्स, फीवर, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया, persistent डायरिया, डिहाइड्रेशन हो सकती है। सर्टेन कंटेमिनेटेड फूड में आल्सो लीड टू सिमिलर साइड इफेक्ट्स, इसके और भी बड़े सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे फूड की बात जो की हुई है उसमें मोस्ट कॉमनली ये है कि जब भी एक्सपायर हो जाते हैं फूड, तो ये हमें मेनली जो है ना वो फूड पॉइजनिंग जो
वो हो जाती है। मेनली जो है इसमें ये डायरिया वगैरह, डिहाइड्रेशन हो सकती है हमें। Related effect related to expiry. Evidence suggests that in doses up to 1 kilogram, nutrient losses are inconsequential. In a medium dose range up to of 1 to 10 kilogram, loss of vitamins may occur. जो लो डोजेज हैं 1 किलोग्राम तक, उसमें न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं। जो मीडियम डोज है 1 से लेके 10 किलोग्राम तक, उसमें वाइटामिन जो है वो लॉस हो सकते हैं। और such loss may be minimized by explosion of air during irradiation and storage, जो मैंने पहले बताया। Since doses greater than 10 kg are applied in combination with temperatures below freezing point, loss of nutritive value may be less than that experienced in the medium dose range. Thank you.